हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और साथ ही बेसिक कंसेप्ट के रूप में जेई और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा है कि एक आर त्रिज्या की पतली वलय पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय के अक्ष पर इसके केंद्र से एक्स दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास कैसी रिंग है, कैसी वलय है, एक पतली वलय है। पतली वलय के लिए मैंने एक वलय बना ली है, ये हमारी होगी वलय। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इसकी एक्सियल पोजीशन पे, ये हमने सपोज कर ली कि एक्स डिस्टेंस है और ये एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है पी, जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमारी जो रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हमने इस पर जो है एक समान रूप से आवेश वितरित कर लिया है। हम मान रहे हैं कि वलय पर जो है प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। वलय की रेडियस आर है, तो मान लो भाई ये वलय की रेडियस हो गई आर। अब पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। चार्ज एक समान रूप से वितरित है, वलय क्या है, तार है, और किसी तार या किसी लाइन के अलोंग जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का जो वितरण होता है किसी रेखा के अनुदिश, वो कौन सा होता है, लैम्बडा, रेखीय आवेश घनत्व। हम मान रहे हैं कि वलय पर जो आवेश वितरित है उसका आवेश घनत्व कितना है, लैम्बडा है। ठीक है। अब बिंदु P पर जो है इस वलय के ड्यू टू, इस वलय के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की जो रिजल्टेंट दिशा होगी, वो दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि इस वलय में दो लाइन एलिमेंट हैं। वलय में हम दो लाइन एलिमेंट ले रहे हैं, एक लाइन एलिमेंट हो गया ये और दूसरा लाइन एलिमेंट हो गया ये। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम निकालना चाहते हैं कि इस वलय पर जो चार्ज है उसके कारण पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र की, वो किस दिशा में होगी। हम सपोज कर रहे हैं कि ये जो लाइन एलिमेंट है इसकी लेंथ कितनी है, डी एल, इसमें चार्ज कितना है, डी क्यू, इसमें भी चार्ज हम ले रहे हैं डी क्यू। जो हमारी वलय है इस वलय की टोटल लेंथ हम ले रहे हैं कितनी है, एल, और ये डी एल क्या है, ये है लाइन एलिमेंट। अब इस लाइन एलिमेंट में जो चार्ज डी क्यू है, उस डी क्यू के ड्यू टू पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मैं D1 मान लूँ तो D1 की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, पॉइंट पी से आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली इस DL रेखा अल्पांश में जो चार्ज है, उस चार्ज के ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो किधर हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी क्या है, थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा, और ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा। ठीक है। अब हम पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखें रिजल्टेंट, तो यहाँ DE1 और DE2 हमें दो इंटेंसिटी मिली, दो तीव्रता मिली, जो DL जो अल्पांश हैं उनमें जो आवेश है उसके कारण है। अब पॉइंट पी पे मिलने वाली जो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं दोनों न तो समान दिशा में हैं, न ही विपरीत दिशा में हैं। अगर ये समान दिशा में होती तो हम क्या कर देते, दोनों को ऐड कर देते। अगर ये दोनों अपोजिट होती तो रिजल्टेंट के लिए हम क्या कर देते, दोनों को माइनस कर देते। लेकिन ये दोनों क्या हैं, किसी थीटा एंगल पे हैं। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमें मिली हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें जो मिली हैं, इनको हम ब्रेक करते हैं ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में विभाजित करने के लिए, ब्रेक करने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कंपोनेंट में ब्रेक करने के लिए जहाँ से एंगल बनता है वो कंपोनेंट हो जाता है कोस थीटा। तो ये आ गया DE2 कोस थीटा, और इस DE2 का ये कंपोनेंट आ गया DE2 साइन थीटा। सिमिलरली इस DE1 का ये जो कंपोनेंट देखेंगे, यहाँ से एंगल बन रहा है तो ये क्या आ जाएगा, DE1 कोस थीटा, और ये क्या आ जाएगा, DE1 साइन थीटा। अब लगभग हमारा डायग्राम रेडी है। अब देखो ये डिस्टेंस पूरी कितनी है, x है, और ये डिस्टेंस कितनी है, r है। तो समकोण त्रिभुज के नियम से जब ये r हो, सॉरी ये x हो, ये r हो, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √r² प्लस x²। तो ये डिस्टेंस हमारी आ गई √r² प्लस x²। और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, r² प्लस x²। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई पॉइंट पी पे जो DE1 है, इस DL लंबाई में जो DQ आवेश है उसके कारण, तो उसका मान कितना हो जाएगा। तो उसके लिए हम कहेंगे कि हमें पता है कि किसी Q आवेश के कारण अगर R दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो हमें कितनी मिलती है, हमें मिलती है E बराबर KQ/R²। तो सिंपली अब आप निकाल सकते हैं कि DE1 की वैल्यू क्या होगी। तो DE1 की वैल्यू हम कह दें कि DE1 कितना हो जाएगा, DE1 हो जाएगा KDQ/R²। R की जगह डिस्टेंस आएगी कितनी है, √r² प्लस x²। तो √r² प्लस x², और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब कोई स्टूडेंट ये कहे कि यहाँ DQ क्यों आया है,
तो देखो E इक्वल टू क्या होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब चार्ज आपका कितना होता है क्यू, और जब चार्ज अगर आपका स्मॉल है डी क्यू है तो इसको क्या कर देंगे डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली अगर हम इसको आगे सोल्व करके लिखें तो डी ई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली जो दूसरा लंबाई अल्पांश है उसमें जो चार्ज है उसके ड्यू टू उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी है डी ई टू। तो डी ई टू भी कितनी आ जाएगी क्योंकि दोनों में क्या है चार्ज इक्वल है, दोनों की डिस्टेंस भी क्या है इक्वल है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट से हमें ये मिला कि पॉइंट जो P है उस पॉइंट P पे जो डी ई वन और डी ई टू की वैल्यू होगी वो दोनों क्या होंगी इक्वल होगी। हम कहें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड डी ई वन इक्वल टू आपको क्या मिला डी ई टू। इसका मतलब ये है कि जब डी ई वन और डी ई टू दोनों की वैल्यू इक्वल है क्योंकि दोनों की डिस्टेंस इक्वल है, दोनों में चार्ज भी इक्वल है, तो ये जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं ये दोनों घटक क्या हो जाते हैं कैंसिल। और जो परिणामी जो तीव्रता मिलेगी वो किसके कारण मिलेगी क्षैतिज घटक को डी ई वन कोस थीटा और डी ई टू कोस थीटा के कारण मिलेगी। लेकिन यहीं पर स्टूडेंट फंस जाते हैं। अब रीजन क्या है, अभी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि दिक्कत कहाँ होती है। देखो आप पीछे पढ़ के आते हो द्विध्रुव, और द्विध्रुव में सिंपली कितने आवेश होते हैं दो, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और जैसे अक्षीय बिंदु पर जब हम तीव्रता की बात करते हैं जब आप यहाँ निकालते हो तो आप टोटल के लिए क्या कर देते हो ई वन माइनस ई टू करते हो। अब बहुत सारे छात्र ये कहेंगे कि सर बिंदु पी पर जो परिणामी तीव्रता निकालनी है तो वहाँ पर क्या कर दो डी ई वन प्लस क्या कर दो डी ई वन प्लस क्या कर दो डी ई टू। लेकिन ये क्या है ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा क्योंकि हमारी जो वलय है वलय में क्या हो सकते हैं बहुत सारे लंबाई अल्पांश हो सकते हैं। हमने केवल दो लंबाई अल्पांश लिए हैं। दो लंबाई अल्पांश लेने का कारण ये है कि हम चाहते हैं कि परिणामी तीव्रता की दिशा किधर होगी हम ये जानना चाहते हैं। लेकिन अगर हम दोनों अल्पांशों के कारण ही परिणामी तीव्रता निकाल देते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कहेंगे कि बिंदु P पर हम कहेंगे चूँकि बिंदु P पर डी ई वन व डी ई टू का परिमाण समान होने एवं दिशा विपरीत होने के कारण ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर निरस्त हो जाते हैं, जबकि परिणामी तीव्रता क्षैतिज घटकों के कारण प्राप्त होती है। क्षैतिज घटकों के कारण प्राप्त होती है। तो परिणामी तीव्रता मैं कह दूं यदि परिणामी तीव्रता डी ई हो तो डी ई बराबर आप कह दोगे डी ई वन कोस थीटा। यहाँ पर कन्फ्यूजिंग वाली बात मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे छात्रों को लगता है कि आपको क्या लिखना चाहिए था डी ई वन कोस थीटा प्लस डी ई टू कोस थीटा। ये हम तभी लिखते जब हमारी जो वलय थी उस वलय में केवल और केवल दो ही लंबाई अल्पांश होते। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो वलय है उसमें क्या हो सकते हैं बहुत सारे अनेक लंबाई अल्पांश हो सकते हैं। तो अगर हम दो लंबाई अल्पांश मान के इसको निकाले, दो के कारण परिणामी निकाले तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा गलत आएगा। इसके लिए हम परिणामी तीव्रता के लिए केवल ये देख लेते हैं कि दिशा किधर होगी। दिशा मिलने के बाद में हम किसी एक लंबाई अल्पांश के कारण निकालते हैं। तो मैंने लिखा डी ई बराबर डी ई वन कोस थीटा। अब डी ई वन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास थी के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू हमें डायग्राम से देखनी है। डायग्राम में हमारे पास है ये डिस्टेंस x है, ये एंगल थीटा है और ये क्या है r है वलय में। तो मैं आपसे कहूँ कि कोस थीटा कितना होगा तो कोस थीटा निकालने के लिए हम चले जाएंगे लाल बट्टा कक्का के पास। लाल बट्टा कक्का या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए हम कहें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो से। कोस थीटा क्या होता है आधार बटा करण। कोस थीटा क्या हो गया आपका आधार बटा करण, या फिर यहाँ से कहें बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस या आधार बटा करण कहे तो कितना मिला x बटा r मिला हमें। सॉरी आधार बटा करण कितना था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाइपोटेनियस। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी। और अब जब हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारी इधर आंधी आ रही है, धूल भरी आंधी चल रही है, बार बार ये कॉपी जो है हिल रही है।
कोस थीटा की ये वैल्यू अगर हम यहाँ यूज कर लें तो डी ई बराबर हो गया के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कोस थीटा की जगह ये वैल्यू रख देंगे तो एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी ई को अगर हम सोल्व करें डी ई के लिए तो ये हो जाएगा कि एक्स डी क्यू। अब देखो इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, और बेस इक्वल हो तो आधा घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें इसको जो है आवेश घनत्व के पदों में चार्ज डेंसिटी के टर्म में कैलकुलेट करेंगे। देखो चार्ज डेंसिटी हमने कितनी ली है, लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी एल। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी लैम्बडा डी एल। इस डी क्यू की वैल्यू जो है हमें इक्वेशन में रख लेनी है, इस इक्वेशन में रख देंगे, इसको हम थर्ड कह देते हैं। थर्ड में हम जैसे वैल्यू रखेंगे तो डी ई इक्वल टू आपको मिलेगा के एक्स, डी क्यू की वैल्यू क्या मिली, लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब कुल विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, और दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो मैंने दोनों तरफ समाकलन कर दिया है। एक तरफ हो जाएगा समाकलन डी ई, दूसरी तरफ हो गया के एक्स लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और समाकलन डी एल। अब समाकलन करेंगे तो डी एल का क्या हो जाएगा, देखो डी एल का क्या हो जाएगा, डी एल क्या है, हमारी जो वलय है वलय की लंबाई, और आर त्रिज्या वाली वलय की लंबाई कितनी होने वाली है 2πr। तो डी एल की वैल्यू क्या आएगी 2πr। 2πr यहाँ रख देंगे और इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो आगे सोल्व करते हैं क्या मिलता है। इक्वेशन को जब हमने सोल्व किया तो डी ई का तो क्या हो गया, डी ई के एक्स लैम्बडा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे कैसे, और डी एल था समाकलन डी एल का क्या हो गया एल। अब एल क्या है, वलय की लंबाई। अब वलय की त्रिज्या कितनी थी आर, तो आर त्रिज्या वाली जो वलय है उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, उसकी परिधि के बराबर। परिधि के लिए वलय की त्रिज्या कितनी थी आर, तो ये कितनी आएगी 2πr। ये वैल्यू यहाँ रख ले तो ये आ गया के एक्स लैम्बडा 2πr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2πr एक्स लैम्बडा, और के की वैल्यू अगर हम रख दें 1/4πε0, और नीचे क्या चल रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया हमारे पास किसी आर त्रिज्या वाली पतली वलय जो आवेश से समरूप आवेशित हो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब अगर हम इसे आवेश के पदों में निकालें, ये तो हमारे पास जो ऊपर आया है ये आया है आवेश घनत्व के पदों में। अब अगर हम इसे आवेश के पदों में निकालेंगे तो आवेश के पदों में हमें पता है लैम्बडा आवेश घनत्व, अगर पूरी वलय की एल लंबाई पर क्यू आवेश हो तो लैम्बडा इक्वल टू Q/L। क्यू की वैल्यू निकाल लें तो लैम्बडा डॉट एल, और एल क्या होने वाला है 2πr के बराबर। तो लैम्बडा डॉट 2πr जो हमारे पास है यहाँ पे जो 2πr है इसको हम कह सकते हैं क्यू। तो हमारे पास ये बन जाता है के क्यू एक्स, के को 1/4πε0 को हमने कह दिया है क्यू के, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया आवेश के पदों में। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट जो केस बनता है वो कहता है कि सिद्ध करो वलय जो है अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए इम्पोर्टेंट क्या बनता है, कई बार सिद्ध करवा लेता है, सिद्ध करो वलय अक्ष पर स्थित बिंदुओं के लिए बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है। तो देखो बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, हमें पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला इसकी तरह चेंज हो जाए तो हम कहेंगे वलय किसकी तरह व्यवहार करती है, बिंदु आवेश की तरह। मैं कह दूं कि वलय के केस में आर की वैल्यू जो है वो क्या है, स्मॉल है। देखो आर क्या थी, रेडियस थी, एक्स क्या थी, वलय के केंद्र से अक्ष के बिंदु की दूरी थी पी। तो आर क्या होगी, स्मॉल होगी एक्स के कंपेयर में। तो आर को जो है एक्स के कंपेयर में नगण्य मान के छोड़ सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बच जाएगा के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सोल्व करेंगे तो के क्यू एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, एक्स कट गया तो कितना मिला के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप इस फॉर्मूले को देखो ये किसकी तरह है, किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता की तरह है। तो हम कह सकते हैं कि समरूप आवेशित वलय अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए कैसे व्यवहार करती है, एक बिंदु आवेश की तरह व्यवहार करती है। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब करें।